पुतिन का ट्रंप को जंगी चैलेंज, झुकेगा नहीं रूस। तमतमाए चेहरे के साथ 73 साल के पुतिन ने 12 घंटे पहले राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसी जंगी धमकी दी है जिसके बाद से वॉशिंगटन में ट्रंप के ऑफिस में सन्नाटा पसर गया है। रूस यूक्रेन जंग के 44 महीने बाद अब लगभग साफ हो चुका है कि रूस और अमेरिका के बीच सीधी जंग होगी और ये ऐसी जंग होगी जो तीसरे विश्व युद्ध को परमाणु युद्ध में बदल देगी। अब हम आपको रूस यूक्रेन युद्ध में पिछले 36 घंटे में हुए भयंकर हमलों से लेकर सुपर पावर देशों के भी वो दांव पेच दिखाने जा रहे हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जीतने के लिए रूस का सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। शायद ट्रंप को भी एहसास नहीं था कि रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर बेहद सख्त प्रतिबंध लगाने के महज 12 घंटे के अंदर ही पुतिन की तरफ से वो विनाशक युद्ध की धमकी सीधी उन्हीं को दे दी जाएगी। यकीन मानिए, पहली बार पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ बेहद सख्त बयान देते हुए कह दिया कि अगर रूस के खिलाफ यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलें अमेरिका ने दी तो वो उस देश को बुरी तरह से रौंद डालेंगे। हैरानी की बात तो ये है कि पुतिन ने 24 घंटे पहले ही परमाणु मिसाइलों का लाइव युद्धाभ्यास भी देखा है, जिसके जरिए उन्होंने अमेरिका, नेटो, यूरोप और खास तौर पर ट्रंप को धमकी दी है, या तो बातचीत करो वरना दुनिया का आखिरी युद्ध करो। हम आपको पुतिन के परमाणु तेवरों को लेकर यूक्रेन और नेटो देशों पर रूसी सेना के हमलों से जुड़ी वो खबर भी दिखाने जा रहे हैं जो साबित कर रही है कि पुतिन झुकेगा नहीं, रूस हारेगा नहीं। पुतिन ने ट्रंप को ललकारा, दम है तो युद्ध करो। पिछले 9 महीने से राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन को काबू करने की कोशिश में जुटे हैं। ट्रंप को लग रहा था कि 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन पर डाले गए दबाव की वजह से रूस यूक्रेन से जंग रोक देगा, लेकिन रूस ने 18 अगस्त 2025 से यूक्रेन पर 10 गुना हमला और तेज कर दिया है। इसके बाद ट्रंप को लगा कि पुतिन से फोन पर लगभग 2.5 घंटे बात करने के बाद वो पुतिन को सीज फायर के लिए मजबूर कर देंगे, लेकिन पुतिन ने 2 टूक कह दिया कि यूक्रेन 5 प्रांत रूस को सौंप दो, उसके बाद ही रूस हमले रोकेगा। पुतिन के अड़ियल तेवरों को देखने के बाद ट्रंप हैरान रह गए। नेटो और यूरोपीय संघ के दबाव में जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर बेहद सख्त प्रतिबंध लगा करके रूस को घुटनों पर लाने की कोशिश की, लेकिन पुतिन ने ट्रंप के प्रतिबंधों के खिलाफ ऐसा परमाणु और जंगी तेवर दिखाया कि इसके बाद से अमेरिका और नेटो की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। खबर तो ये है कि रूस अब अमेरिका और नेटो से सीधी जंग की बहुत बड़ी तैयारी करने में जुटा हुआ है। दावा किया गया कि पुतिन को अंदेशा था कि राष्ट्रपति ट्रंप बातचीत की आड़ में पुतिन के रूस को रौंदने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुतिन ने 12 घंटे पहले ही 2 बयान दिए। उसने ट्रंप को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या रूस से अमेरिका और नेटो मिलकर के जंग जीत पाएंगे या नहीं। जरा देखिए पुतिन ने ट्रंप के प्रतिबंधों का कैसा जंगी दांव खेला है। राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और यूरोप के सख्त प्रतिबंध पर सीधी जंगी धमकी दी। पुतिन ने 2 टूक कहा, मॉस्को कभी भी वॉशिंगटन या किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा, और चेतावनी भी दी कि रूसी क्षेत्र पर किसी भी हमले का जवाब बेहद गंभीर और भारी होगा। पुतिन ने अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों को रूस के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर यानी कि युद्ध की कार्रवाई घोषित कर दिया। रूस के राष्ट्रपति ने दोहराया कि रूसी अर्थव्यवस्था अमेरिका और यूरोपीय प्रतिबंधों से चरमराने वाली नहीं है। पुतिन ने कहा कि प्रतिबंधों से कुछ असर जरूर पड़ेगा, लेकिन उन्होंने रूस की अर्थव्यवस्था मजबूत नींव पर खड़ी बताई और कहा कि इसीलिए इसका व्यापक असर नहीं होगा। पुतिन ने कहा, अमेरिकी प्रशासन की ऐसी कार्रवाई निश्चित रूप से रूस अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचाएगी। ये रूस पर दबाव बनाने की एक कोशिश है, लेकिन कोई भी स्वाभिमानी देश और स्वाभिमानी लोग दबाव में कोई फैसला नहीं लेते। इसी बीच पुतिन ने यूक्रेन और उसके पश्चिमी समर्थकों को भी कड़ी चेतावनी दे दी।
उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करके रूस के अंदरूनी इलाकों में हमला करता है तो ये तनाव को नए स्तर पर पहुंचा देगा। Решил отменить или перенести эту встречу. Скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Всегда диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем. अगर यूक्रेन को दी टॉमहॉक तो कुचल देगा रूस। यूक्रेन काफी लंबे समय से अमेरिका, यूरोप और नेटो देशों से लंबी दूरी की मिसाइलें मांग रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रूसी सेना एक तरफा यूक्रेन को रौंद रही है और अगर हम पिछले 24 घंटे में ही रूसी हमलों पर नजर डालें तो यूक्रेन को भयानक नुकसान हुआ है। रूस ने 130 शायद ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया। इधर दूसरी तरफ रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी इस साल यूक्रेनी क्षेत्र के 4,714 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने का दावा किया। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW का अनुमान है कि रूसी दावे का वास्तविक आंकड़ा 3,434 वर्ग किलोमीटर के करीब है। रूस कब्जे का ज्यादा इलाका बता रहा है। खबर है कि रूसी सेना ने निप्रोपेट्रोव्स्क में, कलिनोवस्कोय और टेस्टोपोवाय और डोनेस्क में डिरिलोवो, मेस्कोय, सेंड्रिगोलोवो और किरोवस्क पर कब्जा करने का दावा कर दिया। रूस की सेना ने सितंबर के महीने में ही यूक्रेन के 447 वर्ग किलोमीटर यानी कि 172.6 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन के चेरनीव इलाके के क्षेत्रीय गवर्नर व्याचेस्लाव चौस ने कहा कि रूसी सेना ने 24 घंटे की अवधि में ही यूक्रेन के चेरनीव क्षेत्र पर 67 बार गोलाबारी की है, जिसमें भयानक नुकसान हुआ है। ऐसे हालात में यूक्रेन को लग रहा है कि अगर रूस के खिलाफ अमेरिका 2500 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें देता है तो वो मॉस्को तक हमले कर सकता है। खबर है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच नई जंग शुरू हो चुकी है। रूसी तेल कंपनियों पर बैन के बाद अब पुतिन ने ट्रंप को खुली धमकी दे डाली है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बार बार मुलाकात और यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने की खबरों के बीच अब पुतिन ने खुले शब्दों में ट्रंप को चेतावनी दे दी। पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के भीतर हमला करने के लिए टॉमहॉक क्रूज मिसाइल जैसे लंबी दूरी के मारक हथियार दिए तो रूस उसे कुचल डालेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 23 अक्टूबर को दो टूक कहा कि अगर हम पर अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया गया तो इसका कड़ा जवाब देंगे। पुतिन का ये बयान अमेरिका के 2 रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद आया, जबकि जेलेंस्की ने दावा किया कि उन्हें अमेरिका और यूरोप से लंबी दूरी की मिसाइलें मिल सकती है तो रूस में घुसकर 3000 किलोमीटर तक वो मार कर सकेंगी। Ми задіємо далекобійні можливості українського виробництва від 150 кілометрів до 3000 кілометрів. Це наші новітні можливості. Попытка эскалации, но если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают. टॉमहॉक अमेरिका की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। ये क्रूज मिसाइल है जिसे अमेरिका के सभी युद्धपोतों पर तैनात किया गया है। अब यही मिसाइल अमेरिका यूक्रेन को देने जा रहा है और यूक्रेन इस लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल से रूस पर हमला करने का प्लान बना रहा है। इधर पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को टॉमहॉक पर सीधे धमकी दी और चैलेंज करते हुए दो टूक कहा कि अमेरिका को टॉमहॉक वाली साजिश बहुत महंगी पड़ेगी। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वर्तमान उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी देते हुए बड़ा बयान दिया। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस के भीतरी इलाकों में हमले के लिए यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति सभी पक्षों के लिए विनाशकारी हो सकती है। टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति किसी के लिए भी अच्छी नहीं होगी। दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा, टॉमहॉक के परमाणु संस्करण और पारंपरिक संस्करण के बीच अंतर करना असंभव है और उसका प्रक्षेपण अमेरिका की ओर से कंट्रोल किया जाएगा। दिमित्री मेदवेदेव ने यह भी कहा कि उम्मीद तो यही की जा सकती है
कि ये एक खोखली धमकी हो, जैसे रूस के करीब परमाणु पनडुब्बियां भेजने जैसी। मेदवेदेव के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने समर्थन करते हुए कहा कि चूंकि टॉमहॉक मिसाइलों के प्रक्षेपण के लिए अमेरिकी विशेषज्ञों की जरूरत होगी, यानी रूस पर अगर यूक्रेन टॉमहॉक मिसाइलों से हमला करेगा तो बिना अमेरिकी सेना की मदद से यूक्रेनी सेना ऐसा नहीं कर पाएगी। और ऐसे हालात में ये साबित हो जाएगा कि टॉमहॉक से अमेरिका यूक्रेन की जमीन से रूस पर हमला कर रहा है और इसीलिए कीव में ऐसी मिसाइलों की संभावित आपूर्ति के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। В некоторых странах об этом думают. Насколько нам известно, даже готовятся. Вот я и сказал, что если проведут, то и мы сделаем то же самое. Ну, хорошо это или плохо? С точки зрения обеспечения безопасности – хорошо. С точки зрения общей картины, связанной со сдерживанием, с каким-то с действиями, направленными на, если не на сокращение, то на сдерживание гонки вооружений, ну, это, наверное, неплохо. इधर रूसी सेना यूक्रेन के खेरसोन क्षेत्र में डनेप्र नदी पार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सीमित संख्या में। इस पर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस साल अब तक रूसी सेना के 90,000 सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन साथ ही रूस ने यूक्रेन के पोक्रोवस्क के रोंडिस के इलाके पर 70% से ज्यादा कब्जा कर लिया है। कुछ ऐसा ही हाल यूक्रेन के वोल्चांस्क का भी है, जहां रूसी सेना पूरी तरह से बढ़त बना चुकी है। 18 सेकंड में लगा आपातकाल, नेटो देश में घुसे रूसी जेट। बड़बोले ट्रंप और रूस से जंग को उतावले नेटो की वजह से एक नेटो देश लिथुआनिया पर रूसी एक्शन से हड़कंप मच गया है। रूस और पश्चिमी देशों में बढ़ रहे तनाव के बीच 2 रूसी सैन्य विमानों ने लिथुआनिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। रूसी विमान करीब 18 सेकंड तक लिथुआनिया की सीमा में रहे और इसके बाद वहां आपातकाल जैसे हालात हो गए। लिथुआनियाई सेना के दावों के मुताबिक 23 अक्टूबर को स्थानीय समय के अनुसार शाम लगभग 6 बजे 2 रूसी सैन्य विमान लिथुआनिया हवाई क्षेत्र में लगभग 700 मीटर यानी 765 गज तक उड़े। दावों के मुताबिक रूस ने Su-30 विमान और ईंधन भरने वाले विमान Il-78 लगभग 18 सेकंड तक लिथुआनिया में उड़ाए और फिर वापस रूस चले गए। लिथुआनियाई सशस्त्र बलों का मानना है कि सैन्य विमान पड़ोसी रूसी क्षेत्र कैलिनिनग्राद में ईंधन भरने का अभ्यास कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नेटो का मानना है कि रूस जानबूझकर नेटो देशों को टारगेट कर रहा है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानास नौसेदा ने कहा कि रूसी सैन्य विमानों ने कुछ समय के लिए उनके देश के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे यूरोपीय संघ और नेटो सदस्य देश की क्षेत्रीय अखंडता का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की। तबाह हो रहा यूक्रेन, रूस के ट्रैप में ट्रंप। हम आपको यह भी बता दें कि 41 देशों के हथियार अमेरिका और यूरोप से मिल रही खुफिया जानकारी के दम पर ही यूक्रेन पिछले 90 दिनों से रूस के 38 में से 19 तेल रिफाइनरियों पर हमला कर चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन ट्रंप के बड़बोले बयान के बाद दावा कर रहा है कि यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को हराना शुरू कर दिया है, लेकिन मैदाने जंग में यूक्रेनी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। 30 दिन में ही यूक्रेन के 447 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है, जबकि दूसरी तरफ रूस के कब्जे वाले ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर हो रहे हमलों को लेकर के पुतिन ने ज़ेलेंस्की को खुली धमकी दी है कि अगर ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र में धमाका हुआ तो रूस अपने एक भी दुश्मन को फिर नहीं छोड़ेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी कि वो रूस के कब्जे वाले ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र के पास हमला करके एक खतरनाक खेल खेल रहा है और सीधी धमकी दी है कि मॉस्को यूक्रेन के द्वारा नियंत्रित परमाणु संयंत्रों पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ज़ापोरिज़िया एटमी संयंत्र
जो यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, 1 सप्ताह से भी ज्यादा समय से बाहरी बिजली स्रोतों से कटा हुआ है और इसे आपातकालीन डीजल जनरेटरों के द्वारा ठंडा किया जा रहा है, जिन्हें लंबे समय तक संचालन के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। अगर इनमें धमाका हुआ तो यूक्रेन से लेकर रूस के कई हिस्सों में परमाणु तबाही आ जाएगी। वहीं यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि रूस ने जानबूझकर बाहरी बिजली आपूर्ति बाधित की है, क्योंकि वो स्टेशन को अपने ग्रिड से जोड़ने की तैयारी कर रहा था। कुल मिलाकर पुतिन के नए तेवरों से साफ हो चुका है कि रूस लंबी जंग की तैयारी कर रहा है और इसीलिए पुतिन ने ट्रंप को टारगेट करके अमेरिका और नेटो देशों को दो टूक कह दिया कि अगर रूस पर हमले की जरा भी कोशिश की गई तो फिर इसके बाद रूस अपने सभी दुश्मनों को कुचल डालेगा। इधर इजराइल की संसद में पास हुए 2 विधेयकों ने अब एक नया युद्ध भड़का दिया है। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कंट्रोल के लिए पास किए गए बिल पर प्रेसिडेंट ट्रंप भड़क उठे हैं। ट्रंप ने इजराइल को धमकी दी है कि वो वेस्ट बैंक में कुछ नहीं करेगा, नहीं तो वो उसका साथ छोड़ देंगे। उधर मुस्लिम देशों के सभी गुट अब साझा बयान जारी करके इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं, जबकि तुर्की ने इजराइल से जंग के लिए यूरो फाइटर जेट जुटाने शुरू कर दिए हैं। तुर्की ने अब कतर और ओमान से जंगी जेटों की डील शुरू की है। तो सवाल उठने लगे हैं, क्या कतर खुद पर हुए हमले का बदला अब इजराइल से लेने जा रहा है? तीन मुस्लिम देशों ने इजराइल को उसी के अंदाज में सबक सिखाने का ऐलान कर दिया है। मतलब ये कि युद्ध बम बारूद से शुरू होगा। जरूरत पड़ी तो इजराइल पर परमाणु हमले की तैयारी है। मुस्लिम देश इजराइल से लेबनान, ईरान, सीरिया, यमन और गाजा का पूरा हिसाब लेने जा रहे हैं। नेतन्याहू के लिए ये युद्ध बिल्कुल भी आसान नहीं, क्योंकि इस बार ट्रंप भी साथ देने को तैयार नहीं। वेस्ट बैंक पर छिड़ा गाजा से भयानक युद्ध। 22 मुस्लिम देशों का इजराइल पर हमला। ट्रंप के बीबी को कुचल डालेगा तुर्की। इजराइल बोला सीज फायर नहीं, बंकर फायर। यूक्रेन से पहले खाड़ी में तीसरा विश्व युद्ध। वेस्ट बैंक पर नेतन्याहू की टेढ़ी नजर ने महायुद्ध भड़का दिया है। इजराइल की हरकत से ट्रंप के भी होश उड़ गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सफाई भी दी है कि इजराइल कुछ नहीं करेगा, इजराइल वेस्ट बैंक से दूर ही रहेगा। लेकिन ट्रंप की सफाई अरब देशों को हजम नहीं हो रही है। अरब वर्ल्ड इजराइल को जला डालने के लिए उतावला हो रहा है। खाड़ी का नया बारूदी बखेड़ा महायुद्ध की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जिसमें इजराइल फिलहाल अकेला दिखाई दे रहा है, जिसके खिलाफ खाड़ी के 3 सबसे ताकतवर देशों ने जंग का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब ने धमकी दी कि अगर इजराइल ने वेस्ट बैंक की तरफ देखा भी तो उसे धरती से मिटा दिया जाएगा। कतर ने ऐलान किया कि अगर नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर कब्जा किया तो इजराइल को कोई नहीं बचा पाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने वार्निंग दी कि वेस्ट बैंक पर इजराइल के कब्जे की कोशिश महाविनाश की वजह बन सकती है। ونؤكد هنا إدانتنا لجميع الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين، ولا سيما تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة البشرية،
ومواصلة خرق وقف إطلاق النار وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية ومساعي تهويد الحرم القدسي الشريف، مؤكدين أيضا على أن قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية من الدولة الفلسطينية. मुस्लिम देशों की युद्ध की धमकी से सुपर पावर अमेरिका भी एक्शन में आ गया है। इजराइल में ट्रंप दनादन अपने दूत भेज रहे हैं। किसने नेतन्याहू से हाई प्रोफाइल मीटिंग की है? मीटिंग का मकसद क्या है? क्यों ट्रंप ने पूरा फोकस इजराइल फ्रंट पर लगा दिया है? ये सारी बातें जानने उससे पहले वेस्ट बैंक पर उनका प्रॉमिस भी सुन लीजिए। ट्रंप ने दावा किया कि वो वेस्ट बैंक में नेतन्याहू को कुछ भी नहीं करने देंगे। The West Bank is, don't worry about the West Bank. Israel's not going to do anything with the West Bank, okay? Don't worry about it. Is that your question? They're not going to do anything with the West Bank. Don't worry about it. Israel's doing very well. They're not going to do anything with it. ट्रंप ने मुस्लिम देशों को पक्का प्रॉमिस किया, मगर उनके भरोसेमंद देश कहे जाने वाले ही यकीन करने को तैयार नहीं, खासकर सऊदी अरब, जिसका इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने मजाक उड़ाया। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बेजलेल स्मोट्रिच की कही बातें चुप गई हैं। אם סעודיה אומרת לנו נורמליזציה בתמורה למדינה פלסטינית, חברים, לא תודה, תמשיכו לרכב על גמלים על החול במדבר בסעודיה, אנחנו נמשיך להתפתח באמת עם כלכלה וחברה ומדינה ואת כל הדברים הגדולים והנהדרים שאנחנו יודעים לעשות. अरब देश इजराइल की संसद में पेश हुए विधायक से भड़के हुए हैं। इजरायली संसद ने एक दिन पहले 2 बिल पास की जो वेस्ट बैंक पर इजरायली कानून लागू करने का रास्ता साफ करते हैं। पहला बिल पूरे वेस्ट बैंक पर संप्रभुता थोपने का है, जबकि दूसरा पूर्वी जेरूसलम के पास माले अदुमिम सेटलमेंट को कवर करता है। The West Bank is not going to be annexed by Israel. The policy of the Trump administration is that the West Bank will not be annexed by Israel. That will continue to be our policy. And if people want to take symbolic votes, they can do that. But we certainly weren't happy about it. जैसे ही नेसेट में बिल पास हुए, मुस्लिम वर्ल्ड भड़क गया। अरब लीग और OIC ने भी साझा बयान जारी करते हुए इजराइल पर हमला बोल दिया। उधर इजराइल दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो के सामने पीएम नेतन्याहू ने सुरक्षा चुनौतियों पर फिर से चिंता जाहिर कर दी। Today, this is a circle of trust and partnership. You've been an extraordinary friend of Israel, and now we face days of destiny. We want to advance peace. We still have security challenges, but I think that we can work together, and by working together, both address the challenges and seize the opportunities, and there are plenty of both. पीएम नेतन्याहू के साथ मीटिंग के बाद मार्क रूबियो ने हमास को हथियार छोड़ने की चेतावनी एक बार फिर दोहरा दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री हमास के बंधकों के शवों को सौंपने की मांग भी कई बार कर चुके हैं। इसमें हमास की तरफ से हो रही देरी को वजह बता करके इजराइल वेस्ट बैंक मिशन में जुट गया है। वेस्ट बैंक की अहमियत क्या है, जरा इसे भी जान लीजिए। वेस्ट बैंक में करीब 30 लाख लोग रहते हैं, जिनमें 86% फलस्तीनी और 14% इजराइल बस्तियों के लोग हैं। वे अपने अपने समुदाय में रहते हैं और उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता। इनमें ज्यादातर इजरायली बस्तियां 70, 80 और 90 के दशक में बसाई गई, लेकिन पिछले कुछ सालों में वेस्ट बैंक में इजराइल के लोगों की आबादी बढ़ी है। इजराइल वेस्ट बैंक में बनी बस्तियों में बिजली पानी जैसी सुविधाएं देता है। इजराइल की सेना इन बस्तियों की सुरक्षा करती है। वेस्ट बैंक में मोडीन एलिट सबसे बड़ी इजरायली बस्ती है, जिसमें 73,080 लोग रहते हैं। इजराइल ने अगर वेस्ट बैंक पर भी कब्जा जमा लिया तो फिलिस्तीन देश के लिए कोई जमीन नहीं बचेगी। इजराइल ऐसा करने के लिए सभी कोशिशें करेगा, क्योंकि नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि इस धरती पर फिलिस्तीन नाम का कोई देश वो बनने ही नहीं देंगे। पीएम नेतन्याहू ने गाजा युद्ध को मुक्ति युद्ध का नाम देकर के खतरनाक संदेश दिया है। ימי מבצע עם כלבי נגד איראן, הדגשתי את הייעוד הנשגב שנטוע במורשתנו, עם כלבי יקום. כך באשר למערכה כולה, זוהי מלחמת התקומה של עמנו, כהמשך ישיר למלחמת העצמאות. אנו גם עומדים לפני חלוקת עיטורי גבורה וצל"שים לחיילינו ומפקדינו הגיבורים,
כפי שהיה במערכות צבאיות קודמות, עיטורי המערכה הנוכחית יישאו את השם הרשמי. इजराइल के दुश्मनों को अच्छी तरह से पता है कि वो क्या करने वाला है, इसीलिए अब की बार नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त गोलबंदी हुई है। कोई शक नहीं कि युद्ध का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पश्चिम एशिया में तनाव बहुत ज्यादा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब वेस्ट बैंक को अपनी नाक का सवाल बना लिया है। ट्रंप ने नेतन्याहू को क्लियर मैसेज दिया कि वेस्ट बैंक युद्ध में वो इजराइल का साथ नहीं देने वाले। तो फिर इजराइल का क्या होगा? फरवरी 2025 से इजराइल से युद्ध की तैयारी कर रहे एर्दोआन क्या पहला हमला बोलने वाले हैं? नेतन्याहू के लिए युद्ध का सबसे बड़ा फ्रंट अब खुल गया है, जिसमें इजराइल को 22 देशों की सेनाओं से भिड़ना पड़ सकता है। फिलहाल तो इस युद्ध में बारूदी तड़का तुर्की लगा रहा है। प्रेसिडेंट एर्दोआन हर दिन नए देशों को इजराइल के खिलाफ भड़का रहे हैं। गाजा पर ट्रंप के प्लान का खौफ दिखा करके एर्दोआन खाड़ी देशों में जबरदस्त वॉर प्लान पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। एर्दोआन की गाजा पॉलिसी पर ज्यादातर देशों की सहमति भी है। मिस्र और जॉर्डन ने तो इजराइल के खिलाफ होने का ओपन ऐलान कर रखा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने गाजा मुद्दे पर ही नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोला था और एक बार फिर दुनिया भर से समर्थन लेने के बाद इजराइल पर एक्शन लेने का प्लान अरब अलायंस ने बना लिया है। एर्दोआन के वॉर ट्रायंगल ने नेतन्याहू को फंसाकर युद्ध में हराने का रोड मैप तैयार किया। एर्दोआन इजराइल को 1967 के दौर में ले जाने की धमकी कई बार दोहरा चुके हैं। Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır. Türkiye ve Malezya bu noktada çabalarını ve Filistin'e desteğini hız kesmeden एर्दोआन ने युद्ध त्रिकोण कुछ ऐसा बनाया जिसमें फंसा इजराइल बुरी तरह तबाह हो सकता है। वेस्ट बैंक में ट्रंप का वादा इजराइल ने जैसे ही तोड़ा, तुर्की इजराइल पर 3 तरफ से हमला करने का प्लान बना सकता है, जिसमें पश्चिमी छोर से अरब देशों की संयुक्त सेना इजराइल पर टूट पड़ेगी तो उत्तरी छोर से अंकारा से ऑपरेट होने वाली सेना और कमांडर जुलानी की फौज होगी। तीसरे फ्रंट पर यानी दक्षिणी छोर से इजराइल को मिस्र की लीडरशिप से चुनौती मिलेगी। इजराइल से टकराने से पहले तुर्की जबरदस्त हथियार खरीद शुरू कर चुका है। एर्दोआन ने कतर से सेकंड हैंड यूरोफाइटर जेट खरीदने की डील पर जोर लगा रखा है। वहीं ट्रंप से तुर्की F-35 फाइटर जेट की डिमांड बार बार दोहरा रहा है। पुतिन से S-400 खरीदने पर एर्दोआन को अमेरिका ने F-35 प्रोग्राम से बाहर फेंक दिया है, मगर अब एर्दोआन ने ट्रंप से दोस्ती गांठ ली है। कतर पर इजराइल के हमले के बाद वो ट्रंप से F-35 की मांग करते आ रहे हैं। तुर्की को पता है कि इजराइल के पास अमेरिका के F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट का बहुत बड़ा बेड़ा है, जिसकी काट फिलहाल तुर्की के पास नहीं है। मगर अरब वर्ल्ड के पास सुपर पावर के सभी जंगी लड़ाके हैं। खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, जहां हर तरह के हथियारों की तैनाती है। खासकर अमेरिकी बम वर्षक विमानों का कोई जवाब किसी के पास नहीं है। खाड़ी में अमेरिकी सेंट्रल कमांड जब बहुत ज्यादा एक्टिव होती है तो फिर कई देशों में खलबली मच जाती है, क्योंकि सीक्रेट एयरबेस से लगातार रात में उड़ान भरी जा सकती है। रात में टेक ऑफ करने वाले ये विमान अमेरिका के सबसे खतरनाक लॉन्ग रेंज वाले बम वर्षक होते हैं। अमेरिका की बॉम्बर फ्लीट के सबसे खतरनाक विमान कुछ मिनट के अंदर ही वॉर मोड में आ जाते हैं। B-1 बॉम्बर, B-2 बॉम्बर और B-52 बॉम्बर, परमाणु बम गिराने वाले ये तीनों जहाज सिर्फ ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार करते हैं। B-1 बॉम्बर, B-2 बॉम्बर और B-52 तीनों जब उड़ते हैं तो समझ लीजिए दुनिया में कोई ना कोई वॉर जोन एक्टिव हो जाता है। अमेरिका का सबसे पुराना लेकिन सबसे खतरनाक बम वर्षक B-52 जब ये रनवे पर चलता है
तो और ज्यादा विध्वंसक नजर आता है। अमेरिका का B-52 32,000 किलो के बम लेकर उड़ता है। ये एक न्यूक्लियर बम वर्षक विमान है। 8 इंजन की पावर से उड़ने वाला B-52 दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक बॉम्बर माना जाता है। इस बम वर्षक विमान को अमेरिका हमेशा एक बहुत ही खतरनाक मैसेज के रूप में इस्तेमाल करता आया है। हालांकि अब तक ट्रंप सिर्फ इजराइल के हक में उसके दुश्मनों को अपने हथियारों से डराते रहे हैं, मगर वेस्ट बैंक पर उनका रुख नेतन्याहू से बिल्कुल अलग है। ट्रंप चाहते हैं कि गाजा समझौता किसी भी सूरत में बरकरार रहे, लेकिन इजराइल के इरादे खौफनाक हैं। वेस्ट बैंक में इजराइल डिफेंस फोर्स की एंट्री युद्ध की आग भड़का सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि पश्चिम एशिया से शुरू होगा ऐसा बड़ा युद्ध जो यूक्रेन की जंग से भी खतरनाक होगा, जिसे रोकना ना ट्रंप के बस की बात होगी, ना खामनेई और ना ही एर्दोआन की। एक नया वॉर जोन वेस्ट बैंक से निकलकर इजराइल में बन जाएगा, और फिर वर्ल्ड वॉर का खतरा भी मंडराने लगेगा, जिसमें एटम बमों का धमाका भी हो सकता है। नवंबर के महीने में एक और युद्ध शुरू होने का खतरा मंडराने लगा है। ईरान और इजराइल का फिर से युद्ध भड़क सकता है, और इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप बन सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनी ने कह दिया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के ट्रंप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। खामनी ने कहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू को ईरान की मिसाइल पावर नहीं भूलनी चाहिए। खामेनेई ने ट्रंप को ईरान का दुश्मन कहा। खामेनेई ने ट्रंप को डील ब्रेकर कहा। खामेनेई ने ट्रंप को मुंगेरी लाल कहा। खामेनेई ने ट्रंप को कातिल कहा। खामेनेई ने ट्रंप को आतंकवादी तक कह डाला। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों को जून में लड़ा गया 12 दिन का युद्ध याद दिलाया है। खामेनेई ने याद दिलाया है कि कैसे ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की कमर तोड़कर रख दी, और फिर इजराइल इतना बिलबिलाया कि डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू के जहनी जख्मों की मरहम पट्टी करनी पड़ी।